हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार इंटरफ्रेंस में YDSE अपना लगभग कवर अप हो गया। अब उसके कुछ ना न्यूमेरिकल्स रहते हैं भाई, न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे ही है। बाकी न्यूमेरिकल्स फिर आप असाइनमेंट में से कर ही रहे हो, करोगे ही। डाउट्स वगैरह आपके लाइव क्लास में ले ली जाएंगे, लेकिन आज कुछ न्यूमेरिकल्स चलो अपनी तरफ से भी आपको करवा देते हैं। तो बेटा YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन किए। ये उनकी एक बार क्या है, थोड़ी सी रिवीजन है। एक आधा पॉइंट को नया आता होगा वो बीच में आपको बता देंगे, ठीक है। नोट कर लेना यार, ये जो अभी इस वक्त है इनमें से एक दो नई बातें भी आपको पता लग जाएंगी, तो इनको नोट जरूर कर लेना। मैंने पहले लिख दिए ताकि कोई पॉइंट मिस ही ना हो जाए। जैसे जो मिसिंग पॉइंट्स थे वो मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करता हूं, 5 से 10 मिनट इनको लगेंगे। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स कुछ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा YDSE में ये तो क्लियर है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा। एक S1 होगा, एक S2 होगा, दोनों की वेव मिक्स होंगी, स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। हमने सब कुछ आइडियल कंडीशंस में किया है, तो जो भी इंटरफेरेंस होगा वो सस्टेन्ड होगा। कोहेरेंट सोर्स हमने बना लिए थे। तो कर करा के बात ये है कि जो YDSE का पैटर्न था वो तो वैसे ही पूरा का पूरा आइडियल सेटअप, और उसका पैटर्न बन नहीं था, बन गया। पैटर्न क्या बनेगा वो भी क्लियर है। सेंटर पे मैक्सिमा, उसके बाद ऑल्टरनेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। फिर हमने उसमें दो आर्टिकल किए हैं बड़े बड़े से, एक में कंडीशंस फॉर मैक्सिमा मिनिमा और दूसरे में पोजीशंस फॉर मैक्सिमा मिनिमा। देखो दो बातें आती हैं बार बार, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा मिनिमा एंड पोजीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कब कब मैक्सिमा बनेगा, कब कब मिनिमा बनेगा, वो कंडीशंस में आया। कहां कहां मैक्सिमा बनेगा, कहां कहां मिनिमा बनेगा, वो पोजीशंस में आया। और पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑब्टेन करते करते हमने फ्रिंज विड्थ भी कैलकुलेट कर ली। हमने देखा सभी फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती है, डार्क हो या ब्राइट हो, फ्रिंज विड्थ क्या है, सेम है। तो बेटा उनसे रिलेटेड एक दो बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं उन्हीं बातों को। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं, फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे। तो बेटा अगर सबसे पहले बात करें कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इन YDSE, तो पहला पॉइंट आपका मैक्सिमा की कंडीशन और मिनिमा की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ये मैक्सिमा की कंडीशन है बेटा इन टर्म्स ऑफ फेस डिफरेंस, ऊपर फेस डिफरेंस वाली पता ही होगी, और नीचे क्या है, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। बाकी आपको रिवाइज हो रहा होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन एनी टाइम याद होनी चाहिए कि मैक्सिमा के लिए phi इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू n लैम्डा। मिनिमा के लिए phi इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई और x इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। उसके बाद बेटा फ्रिंज विड्थ की हमने बात की। यार फ्रिंज विड्थ फॉर मैक्सिमा हो बीटा या फ्रिंज विड्थ फॉर मिनिमा हो बीटा डैश, दोनों ही इक्वल आएंगी। और किसकी इक्वल आ जाएंगी, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहां पे सिंबल सब अंडरस्टूड है कि क्या चीज है ना। लैम्डा क्या है, लैम्डा डैश क्या है, बीटा क्या है, बीटा डैश क्या है, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, ब्राइट हो डार्क हो, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। सारी की सारी फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की होती हैं। ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने एक और बात की कि अगर सारे सेटअप को यार किसी लिक्विड में इमर्स कर दोगे तो लैम्डा चेंज हो जाएगी, लैम्डा लैम्डा डैश हो जाएगी। लैम्डा के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है बीटा की, इसलिए बीटा बीटा डैश हो जाएगा और वो म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। क्योंकि लैम्डा म्यू टाइम्स कम हो जाती है तो फ्रिंज विड्थ भी म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। कभी आए इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो भी देख लेना भाई, फार्मूला याद रखना, ओके। उसके अलावा भी कई पॉइंट्स पहले भी बताए हुए हैं, लेकिन जो कुछ अभी अभी हुए हैं, जो मिसिंग वाले, एक बार चलो मैंने कहा रिवाइज कर देते हैं। तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d है। स्मॉल d पता है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है,
ओके, एक ये फार्मूला तो चलो था ही कि मैक्सिमा मिनिमा यहीं से ऑब्टेन किया गया था, कि जो एम्पलीट्यूड जो है उसका फार्मूला ये है, और जो इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, उसका फार्मूला ये है। इससे रिलेटेड भी कई फार्मूले बने थे, पिछली बार नोट पॉइंट्स में आपको कवर अप कराए थे। ओके, फिर एक बात आई थी अपनी एंगुलर विड्थ, है ना, फ्रिंज विड्थ लैम्डा, लैम्डा बाय डी था, याद करो पिछले लेक्चर में अपनी बात हो रही थी। ओके, तो जो एंगुलर विड्थ है बेटा लैम्डा पे डिपेंड कर जाएगी, डी पे डिपेंड कर जाएगी, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। याद रखना, पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, जब हम डिराइव कर रहे थे, डिराइव करते वक्त पहले तो वाई निकला था ना, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड पोजीशंस ऑफ मिनिमा ऑब्टेन किया था ना, तो पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज मतलब पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा, ये रिजल्ट आया ही था। फिर y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, ये पोजीशन ऑफ बेटा मैक्सिमा और मिनिमा दे रहे हैं दोनों फार्मूले, दीज आर गिविंग पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलो यहां तक हो गया था। अब बेटा आगे के जो 2 पॉइंट है ना, 7वां और 8वां, इनको थोड़ा और ध्यान से देख लेना, कि कह रहा है कि इफ n1 ब्राइट फ्रिंजेस आर विजिबल ऑन स्क्रीन विद लैम्डा 1, कह रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, पैटर्न आ गया। अब पैटर्न आ गया तो स्क्रीन पर कितने मैक्सिमा आएंगे या कितने मिनिमा आएंगे, मतलब कितनी फ्रिंजेस बनेंगी स्क्रीन पर, कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं, यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। मान लो वो n1 है, इफ n1 ब्राइट फ्रिंजेस आर विजिबल ऑन स्क्रीन, ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रही है, कि अगर स्क्रीन पर 5 ब्राइट फ्रिंजेस हो रही हैं, डार्क वाली छोड़ दी, तो अगर वेवलेंथ लैम्डा 1 यूज करोगे तो n1 फ्रिंजेस बन रही है, वेवलेंथ चेंज कर दोगे, देखो वेवलेंथ चेंज करोगे तो फ्रिंज की विड्थ जो है चेंज हो जाएगी। अब स्क्रीन तो उतना ही बड़ा है ना, अगर फ्रिंज की विड्थ चेंज हो जाएगी कम या ज्यादा, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच आर विजिबल ऑन द स्क्रीन वो कम या ज्यादा हो जाएंगी। तो पॉइंट यह है कि यार अगर लैम्डा 1 वेवलेंथ से n1 ब्राइट फ्रिंजेस आ रही हैं और लैम्डा 2 जब हमने कर दी, वेवलेंथ चेंज कर दी, तब n2 ब्राइट फ्रिंजेस आ रही हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन है। अब डायरेक्ट रिलेशन बता दिया, अब कितनी डेरिवेशन कराऊंगा, जो जो बिल्कुल डायरेक्टली सिलेबस में लिखी हुई है वो मैंने करवा दी। ये रिजल्ट डायरेक्ट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, नोट कर लेना भाई। डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, नोट कर लेना भाई। ये 7 पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट देख लो। ओके भाई, तो अब यार 8th पॉइंट देखना। 8th पॉइंट दे रहा है कि सेपरेशन बिटवीन nth ब्राइट एंड mth डार्क। इसको सही करो भाई। पहला वाला जो रिजल्ट है nth ब्राइट एंड mth ब्राइट है बेटा, यार 5वीं ब्राइट और तीसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस वो y2 माइनस y1 भी कर सकते हो अलग अलग निकाल के, लेकिन डायरेक्ट याद रख लो कि nth ब्राइट और mth ब्राइट दोनों को माइनस करोगे, लैम्डा डी बाई डी कॉमन आएगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो यार कि अगर nth ब्राइट और mth ब्राइट n बड़ा होना चाहिए, कि बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो n माइनस m इंटू बीटा हो जाएगा। 5वीं और तीसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच में अगर डिस्टेंस चाहिए तो 5 माइनस 3 कर दो, बस साथ में किससे मल्टीप्लाई कर देना, बीटा से मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस वाज डिस्टेंस बिटवीन nth ब्राइट एंड mth ब्राइट। 2 ब्राइट फ्रिंजेस हैं, एक n नंबर वाली एक m नंबर वाली, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ये रिजल्ट लगा देना। फिर एक पॉइंट है यार, इसी का पार्ट है, 8वें में डाल रखा है मैंने, कि सेपरेशन बिटवीन nth ब्राइट एंड mth डार्क। देख 5वीं ब्राइट और तीसरी ब्राइट वाली नहीं, ब्राइट वाली होती तो सिंपल ही था, 5वीं ब्राइट और तीसरी डार्क, यानी nth
ब्राइट और एम डार्क के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो दो स्थितियां बनेगी भाई। अगर n बड़ा है यानी ब्राइट वाली जो है वो आगे है और डार्क वाली पीछे है, तो रिजल्ट ये लगा देना यार। अब याद कर लो, n माइनस m प्लस हाफ कर देना, बीटा लैम्डा डी बाई डी है ही है। और अगर कहीं डार्क वाली आगे है, m ग्रेटर देन n है, तो ये रिजल्ट लगा देना। नोट कर लेना यार, यह बुक में नहीं मिलेंगे, यहां पे डायरेक्ट दे दिया आपको, m माइनस n माइनस हाफ इंटू बीटा कर लेना यार। तो ये जो 7th और 8th पॉइंट है, ये हमने बेटा जब डिराइव वगैरह किया उसमें डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब न्यूमेरिकल बीच में आ जाएंगे कोई ना कोई, एक आधा मैं करा भी दूंगा, तो थोड़ा सा इनको नोट कर लेना। बातें और भी हैं, लेकिन बंदा कितनी बातें करेगा, उतनी करें जितना हम लोग याद रख पाएंगे, जितने पॉइंट्स को हम समेट पाएंगे। तो चलो इतने का हम समेट लेंगे और इससे अपनी बात भी बन जाएगी, है ना। उतनी की बात करो जिससे बात बन जाए, ज़्यादा फालतू बात करने की जरूरत क्या है। तो पहले इन बातों को ही हम समेटते हैं, इनका ही काम करते हैं, इनसे वैसे अपना काम कवर अप हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा वाली जो होगी वो बीच में भी जब क्वेश्चन आएंगे उसमें आते रहेंगे, ठीक है जी। तो इनको नोट कर लो, सारा रिवाइज कर लो, न्यूमेरिकल्स की ओर हम बढ़ रहे हैं फिर। हाँ जी बेटा यार, तो हो जाए थोड़ी सी न्यूमेरिकल बाजी, करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़रूरी है। आप घर पे भी करना न्यूमेरिकल बाजी, लाइव में भी करेंगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही हम करवा देते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते जाते होते हैं, उनको देख लेना, थोड़ा सा पहले खुद ट्राई करना, ठीक है। जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आता ना, रोक दो वीडियो को, क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हो ना रुके हुए स्क्रीन पे। उसके बाद सोचो फार्मूला, उसके बाद दोबारा ऑन करो, फिर पता लग जाएगा कि आपकी थिंकिंग कहाँ तक पहुँचती है। कुछ नहीं है, ईजी वाले न्यूमेरिकल हैं, डिफिकल्ट वाले नहीं, ईजी वाले ही न्यूमेरिकल हैं। करा देते हैं 8-10 जितने भी होते हैं, जितना टाइम बचा है। देखो फिर पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा इफ टू लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी हैव इंटेंसिटी इन रेशियो 4:1। ओके, पहला क्वेश्चन देखा हमने एग्जांपल कि कह रहा है इफ टू लाइट्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी का रेशियो I1/I2 क्या दे रखा है भाई, 4/1, and they interfere, the ratio of maximum to minimum intensity will be, I1/I2 दे रखा है, I max अपॉन I minimum मांग रहा है यार, याद करो, I maximum अपॉन I minimum R1 R+1 अपॉन R-1, ऐसे करके एक फार्मूला बताया था यार, याद करो। ये फार्मूला एक्चुअली क्या था, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर था। याद करो, इसमें से A2 कॉमन निकाल कर यार, A1/A2 प्लस 1, A1 माइनस A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 का, और फिर मैंने A1/A2 को R रख दिया था, पहली बार कराया है तो इसलिए दोबारा लिख दिया। आगे से यार I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू, ऐसे याद रख लो, R+1/R-1 का होल स्क्वायर, इजीली हो जाएगा। हाँ, ये पता होना चाहिए R क्या है, A1/A2। अब यहां से बेटा I1/I2 इक्वल टू 4/1 है, लेकिन आपको पता है I1/I2 इक्वल टू A1/A2 होता है। यहां से चेक करोगे तो A1/A2 इक्वल टू 2/1 आ जाएगा। देखो जरा, पता लग गया होगा कि जो इंटेंसिटी होती है भैया एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, पर पहला क्वेश्चन है, आराम से करवा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सिंपल, बस फार्मूले आपको प्रॉपरली रिवाइज होने चाहिए। तो जो इंटेंसिटी का रेशियो है भाई, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है ना। तो भैया I1/I2 अगर 4/1 है तो वो A1/A2 4/1 है, तो A1/A2 कितना आएगा, 2/1। A1/A2 को मैंने R बोल रखा है मेरे भाई, R कितना आ गया, 2/1 यानी 2 आ गया, ठीक है जी। अब यहां पे पुट कर दे, कुछ नहीं है, देयरफॉर I max अपॉन I min इक्वल टू R+1, 2 + 1 3 का स्क्वायर
कितना हो जाएगा 9, और 2 - 1 1, आंसर कितना आना चाहिए 9:1 आना चाहिए। चेक करो जी 9:1 ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल ए आंसर, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने आंसर देख लिया, आंसर भी यही है, करेक्ट आंसर भी यही दे रखा है भाई, 9:1 विल बी इट्स आंसर। ओके, अगली बात एग्जाम्पल 2 देखो, आ गया स्क्रीन पे, ये खत्म हो गया भाई। एग्जाम्पल 2 देखो, ये कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लाइट। दूसरा क्वेश्चन यहां कर देते हैं, चल YDSE में कह रहा है सोडियम लाइट यूज की भैया, जो मर्जी यूज कर, हमें तो क्या प्रोवाइड कर दी गई है, वेवलेंथ प्रोवाइड कर दी गई है 5461 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भी 5461 एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी, नहीं, इफ गिवन कलर इज यूज्ड, कह रहा है सोडियम की बजाय कुछ नहीं, सिंपल है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोडियम लाइट से 92 फ्रिंजेस आ रही हैं, 92, और अगर कह रहा है वेवलेंथ चेंज कर दूं, लैम्डा डैश कर दूं, अब कितनी कर दी 5461, यार बाद वाली थी, मैं क्या कर रहा हूं, 5461 बाद वाली थी, सोडियम वाली तो 5898 है, 5, ठीक है, सिंपल है, 5898 5461 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है फ्रिंजेस कितनी बनेंगी। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन चल रही थी कि अगर लैम्डा 1 पे n1 बन रही है, लैम्डा 2 पे n2 बन रही है, तो एक रिलेशन बताई थी यार, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है जी। यहां से n2 मांगा है, कुछ भी नहीं यार, ये तो मजाक हो गया, n2 मांगा है, ये हो जाएगा n1 लैम्डा 1 के नीचे लैम्डा 2, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कट ही जाएगा, कन्वर्जन का भी चक्कर नहीं है। देख बात तो छोटी सी थी, लेकिन ये फार्मूला पता होगा तब होगा ना। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतनी वेवलेंथ पे इतनी फ्रिंजेस, इतनी वेवलेंथ पे इतनी फ्रिंजेस, तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। याद रखना भाई, ये डिराइव नहीं किया, डायरेक्ट यूज किया था, इसलिए अभी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको करो। हाँ, इसका आंसर हम आपको बताए देते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा 99 n2 जो आएगा सॉल्व कर कर 99 आना चाहिए। आप क्या वैल्यू पुट करके देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा। ओके जी, तो ठीक है, मैंने बोला था छोटे मोटे से क्वेश्चन है, फार्मूले रिवाइज कराने मैंने आपको। अगला सवाल देखो जी, सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 2 बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I। सवाल नंबर 3 कह रहा है 2 बीम है, पहली की इंटेंसिटी I है, दूसरी की इंटेंसिटी 4I है। इंटरफेयर टू प्रोड्यूस ए फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन, फ्रिंज पैटर्न बन गया। द फेज डिफरेंस बिटवीन बीम्स इज π/2। क्या बात है, फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है, 90 डिग्री। हाँ, फेज डिफरेंस क्या दे दिया अगले ने, π/2 दे दिया। ओके जी, एंड पाई एट पॉइंट बी, एक पॉइंट पे π/2 है और दूसरे पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है, पाई है, पूरा पढ़ लेना चाहिए एक ही बार में। देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट ए एंड बी, कुछ नहीं है, ये I1 ये I2, ठीक है। ये क्या दे रखी है अगले ने, I1 दे रखी है, ये क्या दे रखी है, I2 दे रखी है ना। 2 बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज I and 4I, तो ये I1 है भाई, ये I2 है। पहले कोई ए पॉइंट था, वहां पे फेज डिफरेंस π/2 था, दूसरा जो बी पॉइंट है वहां पे फेज डिफरेंस पाई है। दोनों की इंटेंसिटी का फर्क मांग रहा है अगला, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, यही होता है ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। तो ये रिजल्ट होता है। जो ए पॉइंट है बेटा, वहां पे इंटेंसिटी क्या आई, फिर
I1 की जगह I आएगा, I2 की जगह 4i आएगा, प्लस cos पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो cos पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा। ये 5i आ गया देख। ओके, अब अगली स्थिति देख ली, b वाली जगह पर फेस डिफरेंस कितना दे रखा है, पाई। cos पाई -1 होता है, तो I1 की जगह i आ गया, I2 की जगह 4i आ गया, 2, ध्यान से सुनना, I1 की जगह i आ गया, I2 की जगह 4i आ गया, और cos phi की जगह -1 आ गया। तो b वाले की इंटेंसिटी कितनी होगी, 4i प्लस i, 5i। अब कैलकुलेट तो अपने आप कर सकते हो भाई, ये 4 का रूट से बाहर आने के बाद 2 हो जाएगा, 12 के 4 हो गया, ये i स्क्वायर बाहर आके i हो जाएगा, तो ये 4i आ रहा है मेरे भाई, लेकिन यहां पे माइनस भी लगा हुआ है, ये माइनस हो जाएगा, 5i माइनस 4i, i आ जाएगा। ओके, एक ही इंटेंसिटी i है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस मांगा गया है, तो ia माइनस i भी इक्वल टू आना चाहिए 5i माइनस i, 4i आना चाहिए। ऑप्शंस में 4i है कि नहीं देख लेते हैं, अगले पेज पर है, ऑप्शंस में 4i है भाई, ऑप्शंस यहीं पे थी। ठीक है, आंसर देखने में अगले पेज पे चले गया था, 4i आंसर दिया हुआ है। ठीक है, 4i विल बी, बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया, 4i बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है ठीक ठाक चल पड़े होंगे बेटा क्वेश्चंस। ओके, हाँ नहीं बेटा यार, देख लो सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा अब तक। सवाल नंबर 4 भाई कहता है, टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, y1 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, दूसरी भी दे रखी है 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, इंटरफेयर एट ए पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी। रिजल्टिंग वेव का बेटा क्या मांग रहा है, एम्पलीट्यूड मांग रहा है। अब इंटरफेयर करेगी तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड याद करो, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, cos फाई दे रखा है, दे रखा नहीं होता है। अब देख यार, a1 तो दिख रहा है तुझे साफ साफ, ये देख पहले का एम्पलीट्यूड, a2 भी भाई साफ साफ ही दिख रहा है, अब उसमें कोई धुंधली थोड़ी हुई पई है उसकी इमेज। a2 3 है, और दोनों के बीच में फेस डिफरेंस देख, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, फर्क किसका रह गया, बस पाई बाय 3 का रह गया। तो भाई फेस डिफरेंस भी तो साफ साफ ही दिख रहा है, पाई बाय 3। अब देख a1 गिवन, a2 गिवन, तो वैल्यू पुट कर दे, क्या दिक्कत है इसमें, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हम बता देते हैं, √37 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये जो एम्पलीट्यूड है वो √37 आ जाएगा, चेक कर लेना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 मान लेंगे, 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना। तो ऑप्शन में 7 है, 6 है, 5 है, 3 है, भैया सबसे नियरेस्ट क्या है, 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। ठीक है भाई, तो 6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व नहीं कराया मैंने, बस मैंने फार्मूले बेटा रिवाइज कराने हैं आपको, बड़े दिनों के थ्योरी करते हुए, है इजी वाला काम ही था, बस एक तरह की रिवीजन है, स्टार्टिंग हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। तो 6 इसका आंसर मान लो। अगला सवाल दबाते चले जाओ, 5वां क्वेश्चन पढ़ो जरा इसको। कह रहा, टू वेव्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय टू सोर्सेज S1 S2, दो वेव S1 और वही इंटरफ्रेंस हुआ होगा, S2 से बनी, बोथ सोर्सेज हैव 0 फेज डिफरेंस। जब स्टार्ट हुआ तब उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, और वेवलेंथ लैम्डा थी। द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ बोथ द वेव्स विल ओकर
एट ए पॉइंट इफ S1P माइनस S2P, देख भैया जब शुरुआत होती है ये ना ऐसा है, यहां से शुरुआत हुई S1, यहां से S2, कहता शुरू में फेज डिफरेंस नहीं था, जब आगे P पॉइंट पे पहुंचेंगे तो तब तो फेज डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। याद करो डेरिवेशन, इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2P, इसने किया S1P, S1 को नीचे ले ले, ठीक है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जो है S1P, अगर डेरिवेशन की होगी तो सब याद आ रहा होगा, S1P माइनस S2P आएगा, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, x से डिनोट करते थे। तो बेटा ये जो S1P माइनस S2P बोल रखा है ना, वो पॉइंट पर P पर पहुंचने का दोनों के बीच का क्या है, पाथ डिफरेंस है, ठीक है, पाथ डिफरेंस है। अब सवाल को पढ़ लो ध्यान से, कह रहा टू वेव्स हैं बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय टू सोर्सेज S1 S2, बोथ सोर्सेज है जीरो फेज डिफरेंस, शुरू में तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या था, जीरो ही था, एंड हैव वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ कितनी थी इनकी, लैम्डा थी। कह रहा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ बोथ द वेव विल ओकर इफ S1P माइनस S2P, देख हमें समझना था S1P माइनस S2P क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को चाहिए। तुम्हें पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब आता होता है, जब S1P माइनस S2P यानी कि पाथ डिफरेंस क्या आएगा, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, 11 लैम्डा बाय 2। ऑप्शंस देख लो, इसमें एक ऑप्शन 11 लैम्डा बाय 2 है, तो वो तो सही हो गई, बाकी मैच ही नहीं करती। 5 लैम्डा 2 लैम्डा जो है, 5 लैम्डा और 2 लैम्डा, तो ये तो मैक्सिमा की कंडीशन है, क्योंकि मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, n लैम्डा, मिनिमा की कंडीशन ये है। तो 5 लैम्डा 2 लैम्डा वैसी मैक्सिमा की कंडीशन है, रिजेक्ट हो गए, डी तो आंसर आ ही गया, बी बनता नहीं है बेटा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो अभी मैंने बोला था ना, फर्स्ट मिनिमा कहां आता है, लैम्डा बाय 2 पे, ठीक है, अगला कहां पे आता है, 3 लैम्डा बाय 2 पे, 5, अब यहां पे 3 बाय 4 लैम्डा या 3 लैम्डा बाय 4 तो उस सीक्वेंस में आता ही नहीं है, इसलिए वो भी रिजेक्टेड है। सही आंसर क्या आ गया इसका, डी आ गया बेटा, 11 बाय 2 लैम्डा, लगा लेना आंसर। ओके, तो 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, चलो चक्को एक क्वेश्चन और देखो। अब 10-12 तो कराएंगे ना यार, समय के हिसाब से, छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो ज्यादा करा देंगे, देर से होते तो कम कराते। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 6 देखना जरा, कह रहा 2 इंटरफेरिंग वेव हैविंग इंटेंसिटी 9i एंड 4i, दो वेव इंटरफेयर कर रही हैं, पहले की इंटेंसिटी 9i है, दूसरे की इंटेंसिटी 4i है, 9i एंड 4i, पाथ डिफरेंस इनके बीच में 11 लैम्डा है, पाथ डिफरेंस 11 लैम्डा है। ओके, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी, पाथ डिफरेंस 11 लैम्डा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। अब सोचो पाथ डिफरेंस अगर 11 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 22 पाई आएगा कि नहीं, क्योंकि लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा का मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस, तो 11 मतलब डबल कर दे उसको 22 पाई आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि cos 22 पाई की वैल्यू निकाल, भाई x इक्वल टू n लैम्डा से मैच कर ले, x इक्वल टू 11 लैम्डा दे रखा है, ये मैक्सिमा की कंडीशन है, प्योर मैक्सिमा की कंडीशन है। x इक्वल टू n लैम्डा के हिसाब से भैया लैम्डा पे मैक्सिमा, 0 पे मैक्सिमा आएगा, लैम्डा पे आएगा 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, 4 लैम्डा पे, 11 लैम्डा पे क्या आएगा बे, मैक्सिमा आएगा। तो मैक्सिमा आएगा तो मैक्सिमा की कंडीशन है, तो i1 दे रखा है 9i, i2 दे रखा है 4i, i मैक्स याद करो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होता है, याद करो, इट इज
a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यानी कि आई मैक्स रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। याद कर ले बेटा, क्योंकि मैंने यहां से सीधा जजमेंट ले ली ना, ये तो प्योर मैक्सिमा वाली कंडीशन आ गई कि कहां कहां मैक्सिमा आएंगे, कहां कहां मिनिमा आएंगे, और जहां मैक्सिमा आते हैं वहां ये स्थिति होती है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, या a1 को रूट i1 लिख सकते हैं, a2 को रूट i2। अब इतना तो बच्चों वाली बात है, पता लगी क्या होगा, i प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह रूट i1 प्लस रूट i2 लिख दिया। चलो बहुत बढ़िया हो गया। रूट i1 देख लो भाई, रूट i1 क्या आ जाएगा, कितना दे रखा था, i1 की जगह 9i दे रखा था, तो ये 3 रूट i आ जाएगा। ये 4i दे रखा था, 4 का बाहर चला जाएगा, 2 रूट i का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 रूट i का होल स्क्वायर आ जाएगा, 25i आंसर आना चाहिए। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, 25i ऑप्शंस भी है और आंसर भी हमने देख लिया, इट इज 25i। तो 25i इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। भैया जजमेंट डायरेक्ट लेनी है, पिछले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट जजमेंट ली थी, इसमें हमने ये क्या चीज थी, इसमें भी बिल्कुल डायरेक्ट ही जजमेंट ले ली भाई हमने। तो ये था आपका सवाल नंबर 6। आगे देख लो भाई, सवाल नंबर 7 स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, पढ़ना शुरू करो। तब तक हम थोड़ी जगह बनाते हैं, पढ़ो 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 और ट्राई करना शुरू कर दो भाई। तब तक हम मिटा लें इसको। हाँ जी बेटा, तो सवाल नंबर कौन सा था, 7 स्क्रीन पे आपके आया पड़ा है। उम्मीद है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, हम पढ़ लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। सवाल नंबर 7 हमने पढ़ा, कह रहा है इन इंटरफ्रेंस इफ आई मैक्स अपॉन आई मिन इक्वल टू 144/81। क्या बात है, सवाल नंबर 7 कहता है कि इफ आई मैक्स अपॉन आई मिन इक्वल टू 144/81। अब तुम्हें पता है ये तो a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर होगा, आई मिक्स नहीं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम दे रहेगा 144/81। नहीं, इसके लिए दूसरा फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स, a1/a2, यानी r मांग रखा है उसने। याद करो पहला क्वेश्चन मैंने a1/a2 को r मान लिया हुआ, r मान रखा है। अब हमें पता है कि आई मैक्स अपॉन आई मिन को मैं r+1 r-1 के टर्म्स में लिखता होता हूं, है ना, r इक्वल टू a1/a2। ईजी होता है भाई इससे, बाकी जैसे मर्जी कर लो। अब ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 144/81, ये आ गया r+1/r-1 का होल स्क्वायर। रूट ले लो, हो रहा है क्वेश्चन, हो जाएगा, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 9, r+1 सॉल्व करना पड़ेगा आंसर मैच करने के लिए भाई। इसको इधर आने दे, 12r-12, उसको उधर जाने दे, 9r+9, इसको इधर आने दे, ये बन गया 3r, इसको उधर जाने दे, ये बन गया 9 2 11 और 2, 12 और 9 21। r कितना आ गया, यही कर लो यार, r 7 आ गया। r क्या था, a1/a2, 7 आ गया। चेक करते हैं यार ऑप्शंस, चेक करते हैं 7/1, बी ऑप्शन 7/1 है, आंसर भी हमने देख लिया 7/1 है, तो 7 इज योर आंसर बेटा। ठीक है, 7 आया था ना, तो रेशियो निकालना है, तो इसको मैं 7:1 या 7/1 भी कर सकता हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में लग रहे होंगे।
करने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, तो करो यार। ठीक है, आपको असाइनमेंट दिया है उसमें से भी अब करने स्टार्ट कर देना, हो जाएंगे। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर 8। देखो जी सवाल नंबर 8 क्या कहता है। ये कहता है इन YDSC an interference pattern is obtained on a screen by a light of wavelength 6000 angstrom। वेवलेंथ कितनी देर की है? 6000 एंगस्ट्रॉम। हमारा एक स्टूडेंट था, वो वेव को बेब कहते हैं, बेब कहते एक वेव आ गई, दूसरी वेव आ गई, दोनों ने इंटरफेयर किया। तो इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम coming from coherent sources S1 S2 at a certain point P on the screen, third dark fringe is formed। क्या बात है, डार्क फ्रिंज बनी, और कौन सी वाली? तीसरी वाली। देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P, वही S1P S2P उसी को समझ में लगेगा जिसने डेरिवेशन की हो, इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं। कहता है कि तीसरी डार्क फ्रिंज बन रही है, पाथ डिफरेंस मांग रहे हैं, थर्ड डार्क फ्रिंज बन रही है, पाथ डिफरेंस मांग रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? पाथ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ द स्क्रीन थर्ड डार्क फ्रिंज फॉर्म, देन द पाथ डिफरेंस S1P माइनस S2P इन माइक्रोन्स इज। अब आपको पता ही है पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, डार्क फ्रिंज की बात हो रही है। अब डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 है ना। डार्क फ्रिंजेस यानी मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है? कितना होना चाहिए? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। भैया तीसरी बन रही है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 यहां पुट कर दे, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 लैम्डा बाय 2। x जो है क्या करना है हमने? फाइंड करना है। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यह आ जाएगा 5/2 लैम्डा की जगह क्या पुट कर दोगे? 6000 एंगस्ट्रॉम। ये कट जाएगा यार, ये 3 रह गया, 5 दिए 15000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, आंसर उसने बोला है माइक्रोन। बेटा माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रोमीटर, ठीक है ना। माइक्रोन का मतलब क्या होता है? माइक्रोमीटर। ये एंगस्ट्रॉम है ना, हमें 10 की पावर -6 छोड़ना है। ये क्या है? माइक्रोन में कन्वर्ट करना है भाई। ये 15000 बना था, ये तो 10⁻10 है, ठीक है। 10⁻6 चाहिए हमें। ओके, तो हम क्या करेंगे? -4 इसको दे दे यार, ठीक है। 15000 है ना, तो 15 1 2 3 10⁻4 इधर छोड़ दे, -6 इधर छोड़ दे, -4 -6 10 हो गया। लेकिन ये -4 इसके साथ मिलाएगा तो 1 2 3 4, ये 1.5 इंटू 10⁻6 यानी 1.5 माइक्रोन। अब समझ लेना भैया लास्ट का स्टेप क्या था। आंसर चेक करो यार, 1.5 ऑप्शंस में है, बहुत बढ़िया है, वही आंसर होगा। मिला भी लेते हैं 1.5 माइक्रोन्स। माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना था, जैसे मर्जी करो, डिवाइड करके करो, मल्टीप्लाई करके करो, मैंने वैसे जोड़ लगा के कर दिया। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 शुरू से लास्ट तक। बेटा देखो कि इसको कैसे सॉल्व किया। कुछ नहीं, जो आपको फार्मूले करवाए गए हैं उन्हीं को हम क्या करवा रहे हैं, बस रिवाइज करवा रहे हैं। अगला सवाल भी देख ही लो यार, पढ़ो उसको। वही बात, हम जगह बनाते हैं, बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है भाई, ताकि मोबाइल पे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अब उस चक्कर में एक पेज में एक बार में बोर्ड पर 2 ही सवाल हो पा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो। उम्मीद मुझे है कि तुम लोग नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी पढ़ो। ओके, तो पढ़ा तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन हम ही पढ़ देते हैं, सेवक है तुम्हारे। एग्जाम्पल 10, ठीक है जी। तो 10 नहीं 9 होगा, है ना, वो 8वां था, ये क्या होगा 9वां।
इन YDSC द स्लिट सेपरेशन इज 1 mm, स्लिट सेपरेशन इज 1 mm, यानी छोटा d इज इक्वल टू 1 mm एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। बड़ा d इज 1 मीटर, छोटा d इज 1 मिलीमीटर। ओके, बहुत बढ़िया हो गया। फॉर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर, द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज। देख भाई सीधा फार्मूला है, तो मिनिमा याद करो, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले फार्मूले। पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा ढूंढनी होती तो y लगाता होता हूं मैं n लैम्डा d बाई डी। पोजीशन ऑफ मिनिमा ढूंढनी है तो 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d। कुछ ना करो, वैल्यू पुट करो, यहां पर 2 आ जाएगा। हमें कौन सा वाला चाहिए? थर्ड चाहिए, थर्ड। ठीक है, तो यहां 3 पुट कर दे यार। बाकी लैम्डा दे रखा है, डी दे रखा है, छोटा डी दे रखा है, सब दे रखा है यार, वैल्यू पुट कर देना। y इक्वल टू आना चाहिए 5 लैम्डा 5/2 लैम्डा डी बाई डी। वैल्यू पुट करो, आंसर ऑब्टेन करो। हाँ, आंसर जरूर आपको हम बता देते हैं, 1.25 mm, 1.25 mm, यानी बी ऑप्शन इसकी क्या आएगी? करेक्ट है। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। सॉल्व अपने आप करना है। अगले सवाल पे चल रहे हैं। देखो जी, धड़ाधड़ अब करते ही चले जाएंगे। सवाल नंबर, मेरे ख्याल से हम कहां पे पहुंच चुके हैं? 10वें पे। ओके जी, अगला सवाल हमने देखा कि द टू स्लिट्स एट, आ गया स्क्रीन पे, देखो भाई पढ़ो उसको ध्यान से। द टू स्लिट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm, टू स्लिट्स at a distance of 1 mm are illuminated by the light of wavelength 6.5 into 10⁻⁻7 मीटर। वेवलेंथ दे रखी है 6.5 into 10⁻⁻7 मीटर। The interface fringes are observed on a screen placed at a distance of 1 मीटर। ये भी मुझे सीधा साधा सा सवाल नजर आ रहा है। 1 मीटर सब कुछ तो दे रखा है, डी बी लैम्डा बी और कैपिटल डी बी। द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। क्या बात है, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। अब देख बेटा, सवाल सीधा नहीं है, ये यहां से तो बड़ा सीधा लग रहा था, आगे टेढ़ा है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल, अगर तुम्हें फार्मूले याद नहीं आते, मैंने एक फार्मूला लिखा था डायरेक्ट, वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो नहीं आते तो आप चुपचाप पहले फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लैम्डा डी बाई डी है ना, पोजीशंस देने के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन देने के लिए एन लैम्डा डी बाई डी है ना। तो पहले ब्राइट फ्रिंज वाला फार्मूला लगा दे, पांचवी वाली चाहिए ना तेरे को, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5 लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए, सॉरी, यहां पे ये लगा ले थर्ड वाला, तो उसका रिजल्ट क्या है? 2n-1 लैम्डा डी बाई डी है ना। तो क्या आ जाएगा? यहां पर थर्ड जब पुट करोगे आप, थर्ड वाला, तो क्या आ जाएगा? 2 3 6 -1 5 आ जाएगा ना। 5 या 2 भी है, लैम्डा डी बाई 2d आ जाएगा। ठीक है, 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d होता है ना। इनको माइनस कर दे यार, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको माइनस कर दे, क्या बनेगा? 5 माइनस 5/2 लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा।
और 5 माइनस 5/2, ये 5/2 ही आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। बाकी वैल्यूज आपको पता है, लैम्डा दे रखा है, डी दे रखा है, डी दे रखा है, सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आ जाए। ठीक है, या फिर ये ठीक है, इसी से हो जाना ही है, या फिर आपको बेटा एनथ डार्क और एमथ ब्राइट का रिजल्ट लिखवाया था ना, ये एन ग्रेटर देन एम वाला केस है, तो क्या रिजल्ट लिखवाया था कि जो डिफरेंस आएगा इनका वो क्या आना था, एन माइनस एम प्लस हाफ इंटू बीटा लिखवाया था कि नहीं, ये रिजल्ट लिखवाया था। इससे डायरेक्ट हो जाता, ये डायरेक्ट कैसे हो जाता, ये कितना है 5 है ना, फिफ्थ ब्राइट है और थर्ड डार्क है, प्लस हाफ बीटा कितना है लैम्डा डी बाई डी हो गया। अब यहां से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बेटा 5 माइनस 3, डेल्टा एक्स मतलब इसको डेल्टा एक्स उस वक्त जब मैंने लिखवाया था तो इसको डेल्टा एक्स लिखा था शायद। बात तो एक ही है ना, डिफरेंस बिटवीन फ्रिंजेस है ना, फार्मूले में मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया था इसलिए अब डेल्टा एक्स लिख दिया मैंने। ओके, वैसे ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, कितना आ गया 5 माइनस 3, 2 आ गया, 2 प्लस हाफ 2.5 बन गया, 2.5 मतलब 5/2 आ गया, लैम्डा डी बाई डी आ गया। तो जो डिफरेंस आना है यार वो कितना आ गया 5/2 लैम्डा डी बाई डी। ओके, ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ जाएगा, भाई जैसे मर्जी कर ले, मैंने वैसे वो डायरेक्ट फार्मूले बता दिए थे। कई बार डायरेक्ट का ही फायदा होता है, वैसे उलझ रहा होता है बंदा। ओके, तो आप अलग अलग करके निकाल लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। आंसर इसका हम आपको बताए देते हैं, इसका आंसर आएगा 1.63 नैनोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगी आपकी सही हो जाएगी। ओके, ये था सवाल नंबर 10। 2 क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको और कराए देते हैं यार, देख लो उनको। हाँ जी बेटा, 2 ही कराएंगे भाई, 2 ही बस, देख लो जल्दी जल्दी। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। कर द स्लिट्स इन YDSC have equal widths and the source is placed symmetrically relative to the slits. Intensity at the central fringe is I0। ठीक है, उसने वर्ड यूज किया इक्वल विड्थ्स की स्लिट्स है। बेटा इससे मैं ये समझूंगा कि जो दोनों वेव्स है ना उनकी इंटेंसिटी क्या ले रखी है, सेम दे रखी है। विड्थ सेम हो तो इंटेंसिटी सेम, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ होती है। तो I1 इक्वल टू I2 दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहता है कि सेंटर पर इस वक्त जो इंटेंसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, I0 आ रही है। ओके, आगे पढ़ ली। कह रहा है वन ऑफ द स्लिट्स इज क्लोज्ड, द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी। कह रहा अब इनमें से एक स्लिट को क्लोज कर दिया जाए तो सेंटर पे क्या इंटेंसिटी होगी। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। आमतौर पे जब हम क्वेश्चन करते होते हैं तो हम I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 मान लेते हैं, उसके हिसाब से चलाते होते हैं और सेंटर पे 4I0 आती होती है अगर I1 इक्वल टू I2। लेकिन बेटा यहां पे I1 इक्वल टू I2 तो दे रखा है, अब उसको I0 मानना है ये मत मानो, क्योंकि I0 तो उसने जो सेंटर पे आती है ना उसको दे रखा है। बात को समझ, सेंटर पर अगर ये I0 है, ये I0 है तो सेंटर पे तो 4I0 आती होती है ना। अब हम क्या करते हैं, वो जो इक्वल दे रखी है ना इसको I मान लेते हैं, तो ये भी I थी ये भी I थी, तो जो सेंटर पे आएगी वो 4I आएगी। बस ये कंफ्यूजन है I0 का, बंदे के माइंड में रहते हैं यार सेंटर पे तो 4I0 आती होती है, ये I0 दे रखी है 4 टाइम्स कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगी सब। इस बार इसको I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 नहीं I मान लिया मैंने, क्योंकि I0 पहले यूज कर चुका है, ये भी I है, ये मिलकर सेंटर पे 4I बनाएंगे। देख I0 होता तो सेंटर पे 4I0 बनाते,
फार्मूले के हिसाब से मैक्सिमा बन रहा है ना, मैक्सिमा पे 4i0 आएगा रिजल्ट। अब ये दोनों आई है तो ये 4i बनेगी, इसका नाम उसने i0 दे रखा है, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से बेटा आई कितनी आ गई, फिर i0/4 आ गई। अब आगे सुनो, कहता है अगर ये दोनों इकट्ठे चलती हैं तो सेंटर पे 4i बनती है, जिसको उसने i0 बोला था। कह रहा एक स्लिट को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, सेंटर पे कितनी बनेगी भाई, एक स्लिट को क्लोज कर देगा तो कोई इंटरफेरेंस तो होगा नहीं, सिर्फ एक की जो इंटेंसिटी है वही पहुंचेगी, तो एक को तो क्लोज कर देगा, इंटरफेरेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। एक की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, आई है तो आई ही आएगी बस। यानी अगर पहले 4i आ रही थी, अब कितनी आएगी, आई आएगी, लेकिन आई इन टर्म्स ऑफ i0 चाहिए होगा, तो मेरे ख्याल से आंसर i0/4 बनना चाहिए। चेक कर लो, i0/4 बी ऑप्शन आंसर भी करेक्ट है भैया, i0/4 सही है। तो बस ध्यान है, कुछ नहीं, पिद्दा सा क्वेश्चन था, वो ध्यान देने वाला था। कई बार पिद्दे लोग तंग कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आखिरी सवाल भाई, बस बहुत हो गया, उसके बाद अपने आप ट्राई करते रहना। इससे क्या फार्मूले वार्मूले तो चल गए ना कम से कम हमारे। तो अगला सवाल देख लो भाई, ये कहता है इन, पढ़ लिया करो क्वेश्चन, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इज 0 पॉइंट, एंगुलर विड्थ पे भी आ गया, बीटा पे बहुत आ रहा था। एंगुलर विड्थ याद कर लो यार, ठीक है, λ/d होता है। तो कह रहे हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स वाला ही होगा, एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज 0.20 डिग्री में दी भाई, 0.20 डिग्री फॉर सोडियम लाइट, जिसकी वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम। In order to increase the angular width of the fringes by 10%, कह रहा नई एंगुलर विड्थ जो है, पुरानी एंगुलर विड्थ प्लस उसका 10%, ठीक है। द नेसेसरी चेंज इन वेवलेंथ इज, चेंज मांगा, चेंज है ना। हम क्या करेंगे, पहले λ2 निकाल लेंगे, ये वाली पहले वाली को क्या मान ले, थीटा इक्वल टू λ1, डी में कोई चेंज नहीं है, λ1 ये दे रखी है, नए वाले में हम λ2 निकाल लेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, λ' बोल देता हूं, डिफरेंस निकाल लेंगे, सिंपल सी कहानी। थीटा इक्वल टू λ/d, थीटा डैश इक्वल टू λ'/d, डी में तो कोई चेंज किया नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो थीटा डैश है बेटा, वो दे रखा है थीटा प्लस 10% ऑफ थीटा, यानी 0.1 टाइम्स थीटा, 10% का मतलब 0.1 ही हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, λ'/d। उम्मीद है समझ में लग गया होगा। ये पहली बात, ये दूसरी बात, ये नया थीटा नई वेवलेंथ के साथ, ये पुराना थीटा पुरानी वेवलेंथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड जब मैं करूंगा तो ऊपर इसके और लिख रहा हूं मैं थीटा प्लस, बाहर निकाल लेते हैं ना, इसको क्या लिखना था हमने, 1.1 इंटू 10%, 1.1 इंटू थीटा जो कि λ/d है, डिवाइडेड बाय 1.1 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, λ'/d। इसको लिख दूसरे, ओके, इसको इससे डिवाइड करेगा जब, तो इसकी जगह क्या आएगा, ये ले 1.1 ऐसे ही कर देते हैं यार, डिवाइड करना की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1.1 थीटा की जगह क्या लिख दें, पुराना वाला लिख दें, d इक्वल टू क्या आ जाएगा, λ'/d। ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया, λ' इक्वल टू 1.1, लैम्डा मेरे ख्याल से तो सीधा ही आ रहा है, λ' इक्वल टू 1.1 लैम्डा, मतलब वेवलेंथ भी 10% बढ़ानी पड़ेगी। 10% का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, जैसे मर्जी कर लो यार, तुम्हारी
टेंशन है, यहां तक मैंने समझा दिया, जैसे मर्जी सॉल्व करो, लेकिन मुझे ऐसे ठीक लग रहा है। लैम्डा डैश इक्वल टू 1.1 लैम्डा बन रहा है, 10% ही बढ़ाना पड़ेगा वेवलेंथ को भी। पहले तो नई वेवलेंथ आ गई तुम्हारी 1.1 लैम्डा, तो चेंज इन वेवलेंथ कितना आया 10% ऑफ लैम्डा, डायरेक्ट निकाल रहा हूं 10% ऑफ लैम्डा। लैम्डा कितनी थी 5890, इसका 10% ले लेगा तो 589, इतना चेंज आना चाहिए। चेक करें 589, ऑप्शंस में इंक्रीज ऑफ 589 सही है, 589 दे रखा है, तो वेवलेंथ शुड बी इंक्रीज्ड बाय 589%। देखो 589 के दो ऑप्शन है ना, इंक्रीज बाय 589 या डिक्रीज बाय 589 भी दे रखा है। हमने देखा था बेटा 1.1 है ना, 10% बढ़ गई है। बाकी मैंने इस पॉइंट के बाद अपना डायरेक्ट मेथड लगा दिया, मुझे ये सही लगा। बाकी आप इससे पहले जैसे मर्जी कर लो यार, मैंने तुम्हें बता दिया, इसको डिवाइड करके ना ऐसे तैसे इजी वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अपना आंसर आ गया सही है, वो आंसर सही है। 589 एंगस्ट्रॉम का क्या चाहिए, इंक्रीज चाहिए होगा। ओके, तो होपफुली आपने चीजों को समझने की कोशिश की होगी। इन न्यूमेरिकल्स को रिवाइज कर लो, कॉपी में अगर नोट हो गए ना आपके, इन न्यूमेरिकल्स को क्या कर लो, रिवाइज कर लो। बाकी असाइनमेंट आपको मिली हुई है, उसमें खूब सारे ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, ट्राई करोगे तभी बात बनेगी, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं। एक इंटरफेरेंस पे है, थोड़े से डायफ्रैक्शन पे है, पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन खैर मैं कराऊंगा उसको, उसमें भी है। तो 3 ही टॉपिक हैं उनमें न्यूमेरिकल। उससे पहले हाइजीन प्रिंसिपल वगैरह पे न्यूमेरिकल थे नहीं, तो अगली बार न्यूमेरिकल भैया ट्राई करते रहो। इसके बाद लाइव क्लास में मिलेंगे आपके डाउट्स के साथ। अब आपसे विदा लेते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे ब्रेक के बाद।